अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सबका वैल्यूबल टाइम देने के लिए। मेरा नाम शुकूर शेख है, आंध्र प्रदेश से। आज का सेशन सिर्फ एक नॉर्मल जूम मीटिंग नहीं है। आज जो इन्फॉर्मेशन आप सुनने वाले हो वो शायद आपके फाइनेंशियल डायरेक्शन चेंज कर सकती है। दोस्तों, हिस्ट्री बार बार एक ही चीज प्रूव करती है। जब भी दुनिया में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, शुरू में लोग उससे इग्नोर करते हैं, फिर उस पर हंसते हैं, फिर धीरे धीरे वही टेक्नोलॉजी दुनिया को कंट्रोल करती है। इंटरनेट आया तब लोग सीरियस नहीं लिए। बिटकॉइन $1 था तब लोग मजाक बनाए। डोमाइन्स चीप थे तब लोग वैल्यू समझे नहीं। लेकिन अर्ली समझने वाले लोग आज हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं। और आज हम एक और ऐसे ही फेज में खड़े हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, अपॉर्चुनिटी सबके सामने आती है, लेकिन उससे पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। आज का सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सिर्फ इनकम नहीं फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, जो सिर्फ सरवाइव नहीं फाइनेंशियली पावरफुल बनना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के बारे में जहां अभी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, लेकिन हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। और दुनिया का एक सिंपल रूल है, जिसकी सप्लाई लिमिटेड होती है और डिमांड बढ़ती है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली एक्सप्लोड होती है। आज लोग आज जो लोग अर्ली पोजीशन लेते हैं, कल शॉर्टेज क्रिएट होने पर वही लोग सबसे ज्यादा बेनिफिट लेते हैं। और जो लोग सिर्फ देखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं और वेट करते रहते हैं, वो बाद में एक ही सेंटेंस बोलते हैं, काश थोड़ा जल्दी समझ लेता। इसलिए आज का सेशन कैजुअल मत लीजिए, नोट्स लीजिए, फोकस रखिए, क्योंकि शायद आज की इंफॉर्मेशन फ्यूचर में आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस पावरफुल जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमएसटी ब्लॉकचेन अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर स्केर्सिटी और अर्ली मूवर्स का एडवांटेज। आज का टॉपिक है द पावर ऑफ अर्ली पार्टिसिपेशन। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा वेल्थ कब क्रिएट होती है? जब एक नई टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग स्टेज में होती है। इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, एआई, हर रिवॉल्यूशन में अर्ली लोगों ने मैक्सिमम बेनिफिट लिया। और अब ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर का फेज चल रहा है। एमएसटी ब्लॉकचेन एक नॉर्मल टोकन प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक लेयर 1 ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब फ्यूचर एप्लीकेशंस, पेमेंट्स, डिजिटल एसेट्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सब इसके ऊपर बिल्ड हो सकते हैं। और सिंपल वर्ड्स में, आज हम सिर्फ कॉइन देखने नहीं आए, हम फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी में ओनरशिप पोजीशन समझने आए हैं। और याद रखिए, अर्ली लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, लेट जो लोग आते हैं सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन एग्जैक्टली है क्या? आज दुनिया डिजिटल हो रही है, पेमेंट्स डिजिटल, आइडेंटिटी डिजिटल, एसेट्स डिजिटल, इवन ओनरशिप भी डिजिटल होती जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स। मतलब एक कंपनी कंट्रोल करती है, एक सर्वर कंट्रोल करता है, कभी हैक, कभी मैनिपुलेशन, कभी ट्रांसपेरेंसी इश्यू। एमएसटी ब्लॉकचेन इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन है। इसका मतलब ये खुद का इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन नेटवर्क है। दूसरे एप्लीकेशंस और सिस्टम्स इसके ऊपर बिल्ड हो सकते हैं। अब देखो इसकी पावर। ब्लॉक कंफर्मेशन अराउंड 3 सेकेंड्स। मतलब ट्रांजैक्शंस और वैलिडेशंस बहुत फास्ट। दूसरी पावरफुल चीज, नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए मास्टर नोड्स यूज होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट,
नॉर्मल लोग भी फ्रैक्शनल ओनरशिप के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स ही नहीं, कॉमन पीपल भी इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। और फ्यूचर रेडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोजेक्ट क्वांटम रेसिस्टेंस और एडवांस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे फोकस कर रहा है। एमएसटी सिर्फ एक टोकन नहीं बनना चाहता, ये फ्यूचर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहता है। और हिस्ट्री हमेशा एक चीज प्रूव करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने से पहले जो लोग पोजीशन लेते हैं, मैक्सिमम एडवांटेज वही लोग लेते हैं। अब बात करते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के कोर स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, टोटल सप्लाई। सेकंड, हैल्विंग सिस्टम। थर्ड, कंसेंसस मैकेनिज्म। सबसे पहले टोटल सप्लाई है 8.41 बिलियन एमएसटी। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये अनलिमिटेड कॉइन प्रिंटिंग सिस्टम नहीं है। सप्लाई फिक्स्ड है, और दुनिया में जिस चीज की सप्लाई लिमिटेड होती है और उसका डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है, उसकी वैल्यू नेचुरली स्ट्रांग होती जाती है। अब सेकेंड पावरफुल कॉन्सेप्ट, हैल्विंग। ये ब्लॉकचेन वर्ल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट वेल्थ मैकेनिज्म है। हैल्विंग का मतलब हर 2 साल में रिवॉर्ड्स रिड्यूस होते जाएंगे। आज जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, फ्यूचर में उतने इजी नहीं रहेंगे। एग्जैक्टली इसी वजह से बिटकॉइन का स्केर्सिटी मॉडल इतना पावरफुल बना। अर्ली स्टेज में एक्यूमुलेशन इजी होता है, लैटर स्टेज में सेम एसेट कलेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। और तीसरी चीज, पोसा, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। ये नेटवर्क को सिक्योर और वैलिडेट करने का मैकेनिज्म है। इस सिस्टम की वजह से नेटवर्क फास्ट भी रहता है, एफिशिएंट भी रहता है, और स्केलेबल भी। मतलब एमएसटी सिर्फ हाइप पे बिल्ड नहीं हो रहा, इसके पीछे मैथमेटिकल रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, स्केर्सिटी मॉडल और ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है। और याद रखिए, फ्यूचर में सिर्फ वही एसेट्स पावरफुल बनते हैं जिनके पास यूटिलिटी भी हो और स्केर्सिटी भी। अब समझते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन का रिवॉर्ड इंजन कैसे काम करता है। यहां से एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है। स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में देखो। हर 3 सेकंड में नेटवर्क ऑटोमेटिकली एक नया ब्लॉक क्रिएट करता है। मतलब पूरा ब्लॉकचेन कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता है 24/7। और जब भी एक ब्लॉक क्रिएट होता है, सिस्टम 200 एमएसटी रिवॉर्ड्स जनरेट करता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये रिवॉर्ड्स पूरा एक जगह नहीं जाता। टोटल जितने भी वैलिडेटर नोड्स है, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप सिर्फ कॉइन होल्ड नहीं कर रहे हैं, आप ब्लॉकचेन वैलिडेशन इकोसिस्टम का पार्ट बन रहे हो। और जितना नेटवर्क ग्रो होता जाएगा, उतना पार्टिसिपेशन और स्केर्सिटी इंपॉर्टेंट होती जाएगी। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आज दुनिया भर में लोग पैसिव इनकम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में सिस्टम खुद रिवॉर्ड्स जनरेट कर रहा है। मतलब ट्रेडिशनल वर्ल्ड में लोग कंपनी के लिए काम करते हैं, यहाँ नेटवर्क आपके लिए काम करता है। और इसीलिए अर्ली स्टेज पार्टिसिपेशन इतना पावरफुल माना जाता है, क्योंकि जब नेटवर्क छोटा होता है, रिवॉर्ड शेयरिंग कम लोगों में होता है। और जब नेटवर्क बड़ा होता है, सेम रिवॉर्ड्स ज्यादा लोगों में डिवाइड होते हैं। इसीलिए स्मार्ट लोग फ्यूचर ग्रोथ के पहले पोजीशन बिल्ड करते हैं। अब देखते हैं करंट नेटवर्क का एक्टिव स्ट्रक्चर। अभी फिलहाल इस वक्त 10 नोड्स एक्टिवेट हो चुके हैं, और 10 एक्टिव मास्टर नोड्स चल रहे हैं। और हर नोड में अराउंड 70,000 फ्रैक्शंस होंगे। मतलब टोटल एक्टिव फ्रैक्शंस अप्रोक्सीमेटली 7 लाख के आसपास हैं। मतलब 710 × 70,000 यानी 7 लाख टोटल एक्टिव फ्रैक्शंस। राइट। अब ये नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है?
क्योंकि ब्लॉकचेन रिवॉर्ड सिस्टम में आपका रिवॉर्ड डायरेक्टली डिपेंड करता है नेटवर्क में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसके ऊपर। और सिंपल एग्जांपल्स में समझो, अगर एक पिज्जा 10 लोगों में डिवाइड होता है, हर एक को बड़ा स्लाइस मिलता है। लेकिन वही पिज्जा 100 लोगों में डिवाइड करो, हर एक का पोर्शन छोटा हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही ब्लॉकचेन रिवॉर्ड्स भी काम करते हैं। आज एक्टिव फ्रैक्शंस कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि टोटल 21 नोड्स में केवल 10 नोड ही एक्टिवेट हुए हैं। आज एक्टिव फ्रैक्शंस कंपैरेटिवली कम है, इसीलिए अर्ली पार्टिसिपेंट्स को हाइयर रिवॉर्ड कंसंट्रेशन मिल रहा है। और फ्यूचर में क्या होगा, जैसे जैसे और नोड्स एक्टिवेट होंगे और ज्यादा फ्रैक्शंस मार्केट में आएंगे, रिवॉर्ड शेयरिंग ज्यादा लोगों में डिवाइड होते जाएगा। इसीलिए करंट फेज को बहुत लोग एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं, क्योंकि आज जो पोजीशन इजीली मिल सकती है, फ्यूचर में वही पोजीशन एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट हो सकती है। और एक पावरफुल लाइन याद रखिए, ब्लॉकचेन में सबसे बड़ा एडवांटेज टेक्नोलॉजी नहीं देता, टाइमिंग देती है। अब आते हैं सिस्टम एमिशन फॉर्मूला पे। ये स्लाइड बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहां से आपको समझ आएगी कि रिवॉर्ड्स एक्चुअली जनरेट कितने हो रहे हैं। देखिए, हर 3 सेकंड में 200 एमएसटी जनरेट हो रहे हैं। पूरे दिन में टोटल 28,800 ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 57,60,000 एमएसटी डेली सिस्टम एमिशन बनता है। अब सुनने में ये नंबर बड़ा लग सकता है, लेकिन यहाँ रियल गेम है डिस्ट्रीब्यूशन का। ये रिवॉर्ड्स पूरी दुनिया में, सॉरी, पूरी नेटवर्क में सब पार्टिसिपेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और अभी करंट फेज में क्या एडवांटेज है, नेटवर्क अर्ली स्टेज में है, एक्टिव नोड्स कम है, फ्रैक्शंस कंपैरेटिवली कम है। इसीलिए अर्ली यूजर्स को रिवॉर्ड कंसंट्रेशन ज्यादा मिल रहा है। आज अगर 100 लोग रिवॉर्ड शेयर कर रहे हैं तो अर्निंग ज्यादा होगी। कल वही रिवॉर्ड्स 10,000 लोग शेयर करेंगे तो इंडिविजुअल शेयर नेचुरली कम हो जाएंगे। इसीलिए ये फेज को मैसिव अर्ली रिवॉर्ड फेज बोला जाता है। और स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो फ्यूचर क्राउड आने से पहले पोजीशन लेते हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन हिस्ट्री एक चीज बार बार प्रूव करती है, स्केर्सिटी शुरू होने के बाद एंट्री लेना इजी नहीं होता। आज जो एक्यूमुलेशन फास्ट लग रहा है, फ्यूचर में वही स्लो और डिफिकल्ट हो सकता है। और इसी वजह से अर्ली पार्टिसिपेशन को लोग वेल्थ क्रिएशन विंडो बोलते हैं। अब देखते हैं करंट अर्निंग्स मैट्रिक्स। यहां से लोगों को एक्चुअल पिक्चर क्लियर होती है। देखिए, अगर किसी के पास सिर्फ एक फ्रैक्शन है, करंट नेटवर्क कंडीशन के अकॉर्डिंग 10 नोड्स एक्टिव है, एक नोड 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया है, तो मतलब 7 लाख फ्रैक्शंस। उसके वजह से अप्रोक्सीमेटली 8.23 एमएसटी डेली जनरेट हो रहा है एक फ्रैक्शन को। और 5 फ्रैक्शंस पे अराउंड 41 एमएसटी और 10 फ्रैक्शंस पे अराउंड 82 एमएसटी पर डे मिल रहे हैं। और 100 फ्रैक्शंस पे 822 एमएसटी से भी ज्यादा डेली प्रोडक्शन दिख रहा है। अब यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स्ड सैलरी सिस्टम नहीं है, ये नेटवर्क पार्टिसिपेशन और एक्टिव स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो करेगा, फ्रैक्शंस इंक्रीज होंगे, हैल्विंग आएगा, रिवॉर्ड्स ग्रेजुअली रिड्यूस होते जाएंगे। इसीलिए करंट फेज को बहुत लोग हाई रिवॉर्ड विंडो बोलते हैं। अब एक नॉर्मल इंसान क्या सोचता है, मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगा,
लेकिन ब्लॉकचेन मैथमेटिक्स वेट नहीं करता, क्योंकि फ्यूचर में सेम रिवॉर्ड्स जनरेट करने के लिए या तो ज्यादा फ्रैक्शन चाहिए होंगे या ज्यादा टाइम। और यही डिफरेंस होता है अर्ली पार्टिसिपेंट्स और लेट पार्टिसिपेंट्स के बीच। अर्ली लोग क्वांटिटी एक्यूमुलेट करते हैं, लेट आने वाले लोग सिर्फ प्राइस देखते रहते हैं। और याद रखिए, जब अपॉर्चुनिटी ऑब्वियस हो जाती है तब यूजुअली रिवॉर्ड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहते। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन दिया गया है, बिफोर हैल्विंग अर्निंग्स मैट्रिक्स। मतलब आज जो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर चल रहा है वो परमानेंटली सेम नहीं रहने वाला। एक्चुअली हमारा हैल्विंग अक्टूबर 2026 से नवंबर के बीच में कोई किसी भी दिन हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड्स ऑन ब्लॉक क्रिएशन, राइट। तो अक्टूबर 2026 के अराउंड पहला हैल्विंग एक्सपेक्टेड है। और हैल्विंग का सिंपल मतलब क्या होता है? सिस्टम रिवॉर्ड्स आधे हो जाते हैं। आज जो ब्लॉक रिवॉर्ड 200 एमएसटी है, हैल्विंग के बाद 100 एमएसटी हो जाएंगे। अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट अर्निंग पे पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, आज अगर एक फ्रैक्शन सॉरी रफली 8 एमएसटी के अराउंड जनरेट कर रहा है, हैल्विंग के बाद वही सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। इसीलिए ये स्लाइड एक बहुत बड़ा मैसेज देता है, टाइम मैटर्स। ब्लॉकचेन में सिर्फ क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, टाइमिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आज एक्यूमुलेशन फास्ट हो रहा है, कल सेम अमाउंट कलेक्ट करने के लिए डबल एफर्ट लग सकती है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, हैल्विंग के पहले जो लोग ज्यादा एक्यूमुलेशन कर लेते हैं वो फ्यूचर स्केर्सिटी फेज में नेचुरली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में रहते हैं। एग्जैक्टली इसी मॉडल ने बिटकॉइन इकोसिस्टम में भी मैसिव वेल्थ क्रिएट की थी। अर्ली फेज में रिवॉर्ड्स एबंडेंट थे, लेटर फेज में स्केर्सिटी डोमिनेंट हो गई। और दुनिया का साइकोलॉजी भी सेम होता है। जब चीज इजीली मिलती है तब लोग इग्नोर करते हैं, और जब डिफिकल्ट हो जाती है तब लोग उसके पीछे भागते हैं। इसीलिए स्मार्ट पार्टिसिपेंट्स फ्यूचर को देख के एक्शन लेते हैं, सिर्फ प्रेजेंट को देख के नहीं। अब आते हैं द अर्ली एंट्री एडवांटेज। देखिए यहाँ एक्चुअली अभी किसी के पास अगर एक फ्रैक्शन है या लेते हैं तो उनको एवरेज में डेली रिवॉर्ड 6.85 मिलने की संभावना है। एक्चुअली क्या होता है, अभी 10वां नोड एक्टिव है तो आपको डेली 8.23 मिल रहा है। जब ये अक्टूबर तक हैल्विंग होने वाला है, अगर अक्टूबर में हैल्विंग होने वाला है समझो, तो आपको क्या होता है, ये बीच में अभी 10वां नोड चल रहा है, एक महीने के बाद 11वां एक्टिव होगा, फिर एक महीने के बाद 12वां 13वां, ऐसे एक्टिव होते जाएंगे नोड्स। जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो आज जो रिवार्ड मिल रहा है वो एवरेजली आपको 6.85 हो सकता है, मतलब महीने का डालिए। तो मैं इसीलिए यहाँ 6.85 एमएसटी को लिया। एक फ्रैक्शन पे 6.85 एमएसटी मिलता है तो मंथली आप अर्न करते हैं 205। तो अक्टूबर जब हाल्विंग होगा तब तक आप कितना अर्न कर पाओगे? 822 ओनली। अगर आप 5 फ्रैक्शन लेते हैं तो डेली आपको मिलने वाला है 34, और मंथली 1027, एंड अक्टूबर हैल्विंग तक आपको 4110। और 10 फ्रैक्शंस अगर कोई लेते हैं तो 68 आपको डेली अर्निंग मिलेंगे एमएसटी, और मंथली 2055, एंड टिल अक्टूबर तक आपको 8220 आपको मिलने वाले हैं। अगर आप 100 फ्रैक्शन लेते हैं तो डेली आपको मिल सकते हैं 685 एवरेजली, और मंथली 20,550, एंड टिल अक्टूबर आपको मिलेंगे 82,200। तो आपके पास अभी भी वक्त है ज्यादा अर्निंग्स लेने की।
आज जो अर्निंग ज्यादा करेंगे, फ्यूचर में जब स्केर्सिटी आएगा तब आप नॉर्मल पोजीशन में ही रहेंगे, और ये ब्लॉकचेन में अच्छा पोजीशन लाइक वेल का पोजीशन आप ले सकते हैं। अब आते हैं द अर्ली एंट्री एडवांटेज पे। ये स्लाइड पूरी प्रेजेंटेशन का इमोशनल और स्ट्रैटेजिक कोर है। सिंपल सवाल, अर्ली एंट्री इतनी पावरफुल क्यों होती है? क्योंकि अर्ली स्टेज में तीन चीजें मिलती हैं: हाई रिवॉर्ड्स, लो कंपटीशन और मैक्सिमम एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी। आज नेटवर्क में एक्टिव वैलिडेटर्स और फ्रैक्शंस कंपैरेटिवली कम है, मतलब डेली एमिशंस का लार्जर शेयर अर्ली पार्टिसिपेंट्स को मिल रहा है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा? जैसे जैसे एडॉप्शन बढ़ेगा, नोड्स इंक्रीज होंगे, फ्रैक्शंस ज्यादा लोग होल्ड करेंगे, रिवॉर्ड शेयरिंग डाइल्यूट होता जाएगा। सिंपल एग्जांपल, अगर एक टैंक में पानी 10 पाइप्स में डिवाइड हो रहा है तो हर पाइप में प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन वही पानी 1000 पाइप्स में डिवाइड करो, प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एग्जैक्टली वही ब्लॉकचेन रिवॉर्ड्स में भी होता है। इसीलिए अर्ली एक्यूमुलेशन फेज को गोल्डन फेज माना जाता है। और एक पावरफुल पॉइंट, आज रिटेल लेवल पे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कल इंस्टीट्यूशंस, बिगर कम्युनिटीज और लार्ज कैपिटल एंटर हुआ तो सेम पोजीशन लेना डिफिकल्ट हो सकता है। हिस्ट्री ऑब्जर्व करो, बिटकॉइन, इथेरियम, इंटरनेट कंपनीज, सब जगह वेल्थ सबसे ज्यादा किसने क्रिएट की? उन लोगों ने जो क्राउड आने से पहले समझ गए। और क्राउड कब आता है? जब हेडलाइंस आती हैं, जब प्राइसेस एक्सप्लोड होते हैं, जब स्केर्सिटी विजिबल हो जाती है। लेकिन तब तक स्मार्ट मनी ऑलरेडी पोजीशन बिल्ड कर चुका होता है। इसीलिए अपॉर्चुनिटी जब साइलेंट होती है तब पावरफुल होती है, नॉइस होने के बाद यूजुअली एक्सपेंसिव हो जाती है। और अब हम आ गए हैं प्रेजेंटेशन के सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पे, द फर्स्ट हैल्विंग एक्सपेक्टेड अराउंड अक्टूबर टू नवंबर 2026। यहाँ एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल शिफ्ट होने वाला है। आज सिस्टम हर ब्लॉक पे 200 एमएसटी रिवॉर्ड्स जनरेट कर रहा है, लेकिन फर्स्ट हैल्विंग के बाद ये डायरेक्टली 100 एमएसटी हो जाएंगे। मतलब सेम नेटवर्क, सेम एफर्ट, सेम वैलिडेशन प्रोसेस, लेकिन रिवॉर्ड्स आधे। और इसी मैकेनिज्म को ब्लॉकचेन दुनिया में स्केर्सिटी इंजन बोला जाता है। सिंपल वर्ड्स में, आज जो कॉइन्स कंपैरेटिवली इजीली जनरेट हो रहे हैं, फ्यूचर में उनको अर्न करना डिफिकल्ट होता जाएगा। अब एक पावरफुल रियलिटी समझो, मोस्ट लोग अपॉर्चुनिटी को तब समझते हैं जब स्केर्सिटी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है। लेकिन स्मार्ट पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं? वो स्केर्सिटी के पहले एक्यूमुलेशन करते हैं। एग्जैक्टली इसी वजह से हैल्विंग इवेंट्स हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बिटकॉइन इकोसिस्टम में भी हैल्विंग्स ने लॉन्ग टर्म स्केर्सिटी और वैल्यू परसेप्शन को कंप्लीटली चेंज कर दिया था। और यहां भी सेम साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जब रिवॉर्ड्स रिड्यूस होते हैं तब नेचुरली सप्लाई प्रेशर भी रिड्यूस होता है। और जब फ्यूचर डिमांड इंक्रीज होती है, स्केर्सिटी का इम्पैक्ट और विजिबल होता है। इसलिए ये सिर्फ एक टेक्निकल इवेंट नहीं है, ये एक वेल्थ ट्रांजिशन फेज है। और याद रखिए, एबंडेंस फेज में डिसीजन लिए जाते हैं, स्केर्सिटी फेज में उन डिसीजन के रिजल्ट्स मिलते हैं। आज हम प्री हैल्विंग फेज में है, मतलब ब्लॉक रिवॉर्ड्स हाइयर है, फ्रैक्शंस कंपैरेटिवली कम है, और अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा कंसंट्रेटेड है। लेकिन हैल्विंग के बाद क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले ब्लॉक रिवॉर्ड परमानेंटली
200 से 100 MST हो जाएंगे, डायरेक्ट 50% एमिशन कट। दूसरा मेजर चेंज, नेटवर्क मैक्सिमम 21 एक्टिव नोड्स तक स्केल हो जाता है, और माने 21 नोड्स को भी एक्टिवेट कर देंगे, और फ्रैक्शंस भी इंक्रीज होके अप्रोक्सीमेटली 14.7 लाख पोजीशंस तक जा सकता है। अब इसका सिंपल मीनिंग क्या है? आज रिवॉर्ड्स कम लोगों में डिवाइड हो रहे हैं, फ्यूचर में सेम रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स में डिवाइड होंगे, और यहां से एक्चुअल स्केर्सिटी प्रेशर स्टार्ट होता है। देखो कंपैरिजन, आज अगर किसी के पास एक फ्रैक्शन है तो अराउंड 8.23 एमएसटी डेली प्रोजेक्शन दिख रहा है। हैल्विंग और नेटवर्क एक्सपेंशन के बाद वही अराउंड 1.96 एमएसटी तक रिड्यूस हो जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 76% ईल्ड रिडक्शन। अब एक सेकंड सोचिए, अब एक सेकंड सोचिए, आज जो लोग कैजुअली डिले कर रहे हैं, फ्यूचर में वही लोग सेम एक्यूमुलेशन के लिए मल्टीपल टाइम्स ज्यादा एफर्ट कर सकते हैं। इसीलिए ब्लॉकचेन में टाइमिंग को सबसे बड़ा मल्टीप्लेयर बोला जाता है, क्योंकि आज एक्यूमुलेशन स्पीड फास्ट है, कल स्केर्सिटी स्पीड फास्ट होगी। और याद रखिए, फ्यूचर वेल्थ सिर्फ एसेट चूज करने से नहीं बनती, सही फेज में एंटर करने से बनती है। अब आते हैं अर्निंग मैट्रिक्स कंपैरिजन पे। ये स्लाइड फ्यूचर रियलिटी को बहुत क्लियरली दिखाता है। आज और हैल्विंग के बाद का डिफरेंस देखिए। आज अगर किसी के पास एक फ्रैक्शन है, करंट प्रोजेक्शन अप्रोक्सीमेटली 8.23 एमएसटी डेली दिख रहा है, लेकिन हैल्विंग और नेटवर्क एक्सपेंशन के बाद 1.96 हो जाएगा। सेम फ्रैक्शन, लेकिन रिवॉर्ड ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे। और सिर्फ एक फ्रैक्शन नहीं, 5 फ्रैक्शन, 10 फ्रैक्शन, 100 फ्रैक्शन, हर लेवल पे अप्रोक्सीमेटली 76% ईल्ड रिडक्शन एक्सपेक्टेड दिख रहा है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ब्लॉकचेन वेल्थ क्रिएशन में डिले का हिडन कॉस्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मोस्ट लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं, लेकिन स्मार्ट पार्टिसिपेंट्स रिवॉर्ड स्पीड को देखते हैं। आज अगर एक बकेट पानी फास्ट फिल हो रहा है, तो स्मार्ट इंसान उस वक्त मैक्सिमम स्टोर करता है। कल अगर सेम बकेट स्लो ड्रिप से फिल हो, तो वेट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वही यहां हो रहा है। आज एक्यूमुलेशन फेज फास्ट है, फ्यूचर में स्केर्सिटी फेज डोमिनेंट होगा, और इसीलिए अर्ली स्टेज में बिल्ड की गई पोजीशन लैटर स्टेज में बहुत पावरफुल बन सकती है। ये सिर्फ नंबर्स का कंपैरिजन नहीं है, ये टाइम एडवांटेज का कंपैरिजन है। और याद रखिए, लेट एंट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्राइस नहीं होता, एक्यूमुलेशन स्पीड स्लो हो जाना होता है। अब हम देख रहे हैं रिवॉर्ड स्केर्सिटी एवोल्यूशन, और हॉनेस्टली ये स्लाइड फ्यूचर का सबसे पावरफुल रियलिटी चेक है। यहां क्लियरली दिख रहा है कि जैसे जैसे ईयर्स पास होंगे, रिवॉर्ड जनरेशन कंटिन्यूअसली रिड्यूस होता जाएगा। 2026 में एक फ्रैक्शन रफली अराउंड 1.96 एमएसटी जनरेट करता है हैल्विंग के बाद, और 2028 में वही अराउंड 0.98 एमएसटी, 2030 में अप्रोक्सीमेटली 0.49, और धीरे धीरे 2044 तक रिवॉर्ड पर फ्रैक्शन सिर्फ फ्रैक्शंस ऑफ एमएसटी लेवल तक पहुंच सकता है, मतलब 0.007 एमएसटी एक फ्रैक्शन को मिलेगा। अब इसका सिंपल मीनिंग क्या है? आज जो कॉइन एक्यूमुलेशन इजी लग रहा है, फ्यूचर में वही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसी को ब्लॉकचेन लैंग्वेज में स्केर्सिटी एवोल्यूशन बोलते हैं।
एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में हैल्विंग सिस्टम नेटवर्क को पुश करता है। अब एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट समझो, ज्यादातर लोग फ्यूचर को करंट सिचुएशन से कंपेयर करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशंस एक्सपोनेंशियल होते हैं। इंटरनेट यूजर्स भी स्लोली स्टार्ट हुए थे, स्मार्टफोन्स भी स्लोली अडॉप्ट हुए थे, बिटकॉइन भी एक टाइम पे इग्नोर हुआ था, लेकिन एडॉप्शन बढ़ने के बाद एक्सेस डिफिकल्ट हो गया, कॉस्ट इंक्रीज हुआ और स्केर्सिटी विजिबल हो गई। इसीलिए ये स्लाइड सिर्फ रिवॉर्ड रिडक्शन नहीं दिखा रहा, ये फ्यूचर कंपटीशन इंक्रीज होने का सिग्नल भी दे रहा है। और याद रखिए, आज जो लोग पेशेंटली एक्यूमुलेट करते हैं, कल वही स्केर्सिटी फेज में स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में रहते हैं। अब देखते हैं कंप्लीट एमिशन सप्लाई शेड्यूल। ये स्लाइड बेसिकली एमएसटी इकोसिस्टम का लॉन्ग टर्म रोड मैप दिखाता है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 2024 से 2026 तक एरा एक, एरा वन, ब्लॉक रिवार्ड है 200 एमएसटी, मतलब बिफोर हैल्विंग फेज में पर ब्लॉक एवरी 3 सेकंड में जो ब्लॉक क्रिएट होता है, तो वो ब्लॉक रिवार्ड होता है 200 एमएसटी। उसके वजह से एक दिन में टोटल ब्लॉक जो जनरेट होते हैं उससे रिलीज होते हैं 57,60,000 एमएसटी। तो इसी को जितने जितने नोट्स एक्टिवेट किए गए हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसी वजह से आज एक फ्रैक्शन बायर को 8.23 कॉइन्स मिल रहे हैं, राइट। ऐसे ही ये टोटल 21 नोड्स जब ये नवंबर तक एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आपको लास्ट तक कितना मिलेंगे? आज जो 8.23 मिल रहे हैं वो 3.95 हो जाएंगे बिफोर हैल्विंग। जैसे हैल्विंग हो जाएगा अक्टूबर या नवंबर के बीच, तब क्या होगा? वो फेज होगा एरा टू, ये है फर्स्ट हैल्विंग का टाइम। और अक्टूबर 26 टू अक्टूबर 28 मान के चलो, ये बीच में आपको ब्लॉक रिवॉर्ड जनरेट होने वाला है 100 एमएसटी। मतलब 200 से सीधा 50% रिड्यूस होके 100 एमएसटी हो गया। ये 100 एमएसटी से डेली, पहले जो 57,60,000 एमएसटी रिलीज होते थे एक दिन में, वो 28,80,000 में 80,000 हो जाएंगे। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली 1.95 एमएसटी मिलेगा, क्योंकि 21 नोट्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे और हैल्विंग भी अप्लाई हो जाएगा। जो डेली रिवार्ड्स आने वाले हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। इसके वजह से एक फ्रैक्शन को आप 1.95 एमएसटी ही अर्न कर सकते हो। आज बोलिए, आज जो 8.23 कहाँ है और 1.95 कहाँ है? इसीलिए सोचिए दोस्तों, आपके पास अभी भी मौका है। अब अगले 5 महीने तक आप ज्यादा अर्न कर सकते हो और आप टीम भी बना सकते हो। ये टोटल फ्रैक्शंस को हम इंडिया में ही शेयर कर सकते हैं, राइट। और एरा थ्री 28 से 30 तक 50 एमएसटी हो जाएंगे और 14,40,000 एमएसटी आएगा डेली। तो कितना बटेगा? 0.97 पर फ्रैक्शन। ऐसा एरा फोर में 0.48, एरा फाइव में 0.24, और सिक्स्थ हैल्विंग में 0.12, सेवेंथ हैल्विंग में 0.06, और एट्थ हैल्विंग में 0.03, और नाइन्थ हैल्विंग में 0.015, एंड लास्ट 10th हैल्विंग जो 2044 तक होगा, उसमें आपको मिलेगा 0.007 एमएसटी पर फ्रैक्शन। अगर आपके पास 100 फ्रैक्शन है तो आपको मिलेंगे 0.7 एमएसटी। अब आते हैं एक और माइंड ओपनिंग कंपैरिजन पे। एक एमएसटी अर्न करने में फ्यूचर में कितना टाइम लग सकता है? ये स्लाइड बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहां आपको समझ आता है कि स्केर्सिटी एक्चुअली फील कैसे होती है। देखिए, 2026 के अराउंड एक एमएसटी जनरेट करने में अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 12 आवर्स लग सकता है। अभी एक एमएसटी मतलब जब हैल्विंग हो जाएगा तो 1.95 आएंगे ना, तो
करीबन 12 आवर्स में 1 MST आपको मिल रहा है, राइट। फिर 28 में जब सेकेंड हैल्विंग होगा तो एक दिन में आपको 1 MST मिलेगा। फिर 2030 में 1 MST आप अर्न करने के लिए 2 दिन लगेंगे, और 2032 में 1 MST अर्न करने के लिए 4 दिन लगेंगे, और 34 में 9 दिन, 36 में 17 दिन लगेंगे, और 2038 में 1 MST आप अर्न करने के लिए एक फ्रैक्शन से 1 महीना वेट करना पड़ेगा। और 5 महीने, देखिए अगर लास्ट में जब 2042 44 स्टेज आएगा, वो फेज में आपको एक MST अर्न करने के लिए लगभग 4.5 से 5 महीने लगेंगे। 1 MST आप अर्न करने के लिए इतना स्केर्सिटी होगा एवरी हैल्विंग के बाद। ये क्या है, जो आधा अभी जो आप अर्न कर रहे हैं उसमें से 50% प्रूफ ऑफ स्टेक में चले जा रहे हैं, और 50% ही आप विड्रॉ करके वैलेट में ले सकते हैं, राइट। तो ये जो मैं बताया वो विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो स्टेकिंग में जा रहे हैं उसको छोड़ के। लेकिन अगर स्टेकिंग में 50% चले गए और 50% ही आप ले रहे हैं तो उसके लिए कितना लगेगा, देखिए। अगर आप 1 MST आपको वैलेट में लेना चाहेंगे तो 1 दिन लगेगा स्टार्टिंग में 26 टू 28 में, और 28 टू 30 में आपको 1 MST अर्न करने के लिए 2 दिन लगेंगे, और 30 में 4 दिन लगेंगे, और 2032 में 8 दिन लगेंगे, और 2034 में 18 दिन लगेंगे, और 36 में 34 डेज, और 38 में 2 मंथ्स, एंड 44 में 9 मंथ्स में आपको एक कॉइन विड्रा करके आप विड्रा मतलब वैलेट में ले सकते हैं। पोटेंशियली 9 मंथ्स या उससे भी ज्यादा। अब एक सेकंड रुक के सोचिए, आज जो चीज इजीली जनरेट हो रही है, फ्यूचर में वही कॉइन अर्न करने के लिए मंथ्स ऑफ वेटिंग लग सकता है। इसीलिए इस स्लाइड का सबसे पावरफुल लाइन है, टाइम बिकम्स द रियल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फ्यूचर में सिर्फ पैसा इनफ नहीं होगा, एक्यूमुलेशन के लिए टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा। और दुनिया का सबसे वैल्यूबल एसेट क्या है, टाइम। इसीलिए स्मार्ट पार्टिसिपेंट्स अर्ली फेज में एक्यूमुलेशन पे फोकस करते हैं, क्योंकि आज सिस्टम एबुंडेंस मोड में है, कल सिस्टम स्केर्सिटी मोड में शिफ्ट हो सकता है। और हिस्ट्री बार बार प्रूव करती है, जब स्केर्सिटी विजिबल हो जाती है तब मेजॉरिटी लोग एंटर करना चाहते हैं, लेकिन तब तक अर्ली मूवर्स ऑलरेडी स्ट्रांग पोजीशन बिल्ड कर चुके होते हैं। और याद रखिए, आज का स्मॉल कंसिस्टेंट एक्यूमुलेशन फ्यूचर में मैसिव डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अब देखते हैं कंपाउंडिंग अर्निंग्स पावर। यहां बेसिकली 3 डिफरेंट पार्टिसिपेशन लेवल दिखाए गए हैं, 1 फ्रैक्शन, 10 फ्रैक्शंस और 100 फ्रैक्शंस। सबसे पहले एक फ्रैक्शन, ये बेसिक एंट्री पोजीशन है, मतलब जो लोग इकोसिस्टम को स्टार्ट करना चाहते हैं, लर्निंग फेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट। अब आते हैं 10 फ्रैक्शंस पे। पर्सनली बहुत लोग इसको रिटेल स्वीट स्पॉट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्यूमुलेशन स्पीड विजिबली इंप्रूव होता है, रिवॉर्ड स्ट्रॉन्गर फील होने लगते हैं, और एक कंपाउंडिंग इफेक्ट क्लियरली विजिबल होना स्टार्ट होता है। अब सबसे पावरफुल लेवल 100 फ्रैक्शन, ये सिर्फ होल्डिंग नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन फुटप्रिंट क्रिएट करता है इकोसिस्टम में। मतलब जितना लार्जर पार्टिसिपेशन होता है उतना लार्जर रिवॉर्ड एक्सपोजर मिल सकता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, कंपाउंडिंग। वेल्थ एक ही दिन में एक्सप्लोड नहीं होती, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्यूमुलेशन टाइम के साथ मैसिव डिफरेंस क्रिएट करता है। एग्जैक्टली
इसी वजह से अर्ली एक्यूमुलेशन पावरफुल होता है, क्योंकि फ्यूचर में रिवार्ड्स कम हो सकते हैं, स्केर्सिटी इंक्रीज हो सकती है और सेम क्वांटिटी अर्न करना डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन जो लोग अर्ली फेज में एक्यूमुलेशन बिल्ड करते हैं, उनके पास फ्यूचर साइकिल्स में स्ट्रॉन्गर पोजीशन होती है। और दुनिया के ऑलमोस्ट हर वेल्थ सिस्टम में एक कॉमन रूल है, कंपाउंडिंग छोटी क्वांटिटीज को भी टाइम के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। इसीलिए स्मार्ट पार्टिसिपेंट सिर्फ आज का रिवॉर्ड नहीं देखते, वो फ्यूचर एक्यूमुलेशन पावर देखते हैं। एसेट रेवोल्यूशन दोस्तों, ट्रेडिशनल दुनिया में हम काम करो, सैलरी लो, एक्सपेंसेस चलाओ और पूरी लाइफ एक्टिव इनकम के पीछे भागो। लेकिन डिजिटल इकोनॉमी स्लोली शिफ्ट हो रही है ओनरशिप इकोनॉमी की तरफ। मतलब फ्यूचर में सिर्फ कंपनीज ही पावरफुल नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप भी पावरफुल होगा। और एमएसटी जैसा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में बिल्ड हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, आज हम सिर्फ एक टोकन नहीं देख रहे, हम फ्यूचर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक पॉसिबल ओनरशिप पोजीशन देख रहे हैं। जैसे रोड्स इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, इंटरनेट डिजिटल वर्ल्ड को सपोर्ट करता है, वैसे ही ब्लॉकचेन फ्यूचर फाइनेंशियल सिस्टम्स, डिजिटल एसेट्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम्स को सपोर्ट कर सकता है। और जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फेज में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम ग्रोथ का बेनिफिट मिल सकता है। इसीलिए इस स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम स्टैटिक इन्वेस्टमेंट मैकेनिक्स इनटू एक्टिव प्रोग्रामेटिक प्रोटोकॉल ओनरशिप। सिंपल मीनिंग, सिर्फ पैसा लगाना इनफ नहीं, फ्यूचर सिस्टम में ओनरशिप लेना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और हिस्ट्री देखो, जिन्होंने इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को अर्ली समझा, जिन्होंने क्लाउड सिस्टम्स को अर्ली समझ लिया, जिन्होंने एआई को अर्ली समझा, वही लोग मैक्सिमम एडवांटेज फेज में रहे। और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री भी ग्रेजुअली उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसीलिए आज का डिसीजन सिर्फ शॉर्ट टर्म अर्निंग का डिसीजन नहीं हो सकता, ये फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी को कितना अर्ली समझा उसका डिसीजन भी हो सकता है। और याद रखिए, फ्यूचर दुनिया में सिर्फ यूजर रिच नहीं बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ओनर्स पावरफुल बनेंगे। और अब आते हैं प्रेजेंटेशन के सबसे इमोशनल और पावरफुल मैसेज पे। अर्ली एडॉप्टर्स एंजॉय एबुंडेंस, लेट एडॉप्टर्स एक्सपीरियंस स्केर्सिटी। दोस्तों, हिस्ट्री में हर रेवोल्यूशन एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे चला है। इंटरनेट जब अर्ली था, तब वेबसाइट्स चीप थे, डोमेन्स ऑलमोस्ट फ्री जैसे मिलते थे। आज सेम डिजिटल एसेट्स क्रोर्स में बिकते हैं। बिटकॉइन एक टाइम पे लोग मजाक उड़ाते थे, आज दुनिया उसको डिजिटल गोल्ड बोलती है। क्वेश्चन ये नहीं होती कि टेक्नोलॉजी सरवाइव करेगी या नहीं, क्वेश्चन होता है हम उसको कितना अर्ली समझे। और एमएसटी इकोसिस्टम भी एक एक्यूमुलेशन फेज में दिख रहा है। आज रिवॉर्ड्स कंपैरेटिवली हाइयर है, पार्टिसिपेशन लोअर है, स्केर्सिटी फुल्ली एक्टिव नहीं हुई। लेकिन फ्यूचर में हैल्विंग्स आएंगे, रिवॉर्ड्स रिड्यूस होंगे, फ्रैक्शंस इंक्रीज होंगे, कंपटीशन ग्रो होगा। और तब लोग यूजुअली बोलते हैं, काश पहले समझा होता। इसीलिए इस स्लाइड का मैसेज बहुत सिंपल है, आज अपॉर्चुनिटी साइलेंट फेज में है, कल हो सकता है अवेयरनेस बड़ा हो। लेकिन अवेयरनेस बढ़ने के साथ स्केर्सिटी भी बढ़ती है। और याद रखिए, एबुंडेंस फेज में डिसीशंस इजी लगते हैं, स्केर्सिटी फेज में सेम डिसीशंस एक्सपेंसिव लगते हैं। इसीलिए स्मार्ट पार्टिसिपेंट्स फ्यूचर हेडलाइंस का वेट नहीं करते, वो फ्यूचर को पहले समझने की कोशिश करते हैं। और एंड में बस एक लाइन, लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ पैसा नहीं,
टाइमिंग डिमांड करती है। और अब देखते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, फ्यूचर प्राइस एप्रिसिएशन। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहता हूं, कोई भी फ्यूचर प्राइस गारंटी नहीं होती। मार्केट एडॉप्शन, यूटिलिटी, इकोसिस्टम ग्रोथ और ग्लोबल डिमांड पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन हिस्ट्री एक पैटर्न जरूर दिखाती है। जब किसी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में यूटिलिटी होती है, स्केर्सिटी मैकेनिज्म होता है और स्ट्रांग कम्युनिटी ग्रोथ होती है, तो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन ग्रेजुअली बिल्ड होती है। और यहाँ स्लाइड में ऑन चेन ट्रांजैक्शंस ग्रोथ और इकोसिस्टम एक्सपेंशन को बेस करके फ्यूचर प्रोजेक्शंस डिस्कस किए गए हैं। इकोसिस्टम एडॉप्शन ग्रो करता है, एप्लीकेशंस बिल्ड होते हैं, ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होते हैं, तो नेचुरली एसेट एसेट डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है। और यहाँ सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट क्या है? एक्यूमुलेशन बिफोर विजिबिलिटी। क्योंकि मेजॉरिटी लोग एसेट को तब नोटिस करते हैं जब उसका मूवमेंट ऑलरेडी विजिबल हो चुका होता है। लेकिन वेल्थ जनरली उस फेज में क्रिएट होती है जब लोग क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। आज ब्लॉकचेन इंडस्ट्री अभी भी डेवलपिंग फेज में है। फ्यूचर में अगर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स, डिजिटल आइडेंटिटी, टोकनाइजेशन, एआई इंटीग्रेशंस, ग्लोबल पेमेंट्स ग्रो होते हैं, तो लेयर वन इंफ्रास्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंस भी इंक्रीज हो सकती है। और इसीलिए कई लोग ब्लॉकचेन को सिर्फ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं, या कोई कॉइन की अपॉर्चुनिटी नहीं, फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर रेस के रूप में देखते हैं। और याद रखिए, बिग अपॉर्चुनिटीज यूजुअली तब बोरिंग लगती है जब उनमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है। ब्लॉकचेन के रियल वर्ल्ड यूज केसेस पे अभी हम लोग एक नजर डालते हैं। यही वो सेक्शन है जो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट और एक्चुअल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में डिफरेंस दिखाता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म फ्यूचर सिर्फ हाइप से बिल्ड नहीं होता, रियल यूटिलिटी से बिल्ड होता है। आज तक हम लोगों ने जो भी ब्लॉकचेन देखा समझा, सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, एनएफटीज, ट्रेडिंग, बस यही है। लेकिन रियल यूटिलिटी से बिल्ड होता है। अब सिंपल लैंग्वेज में एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले डिजिटल आइडेंटिटी एंड केवाईसी। फ्यूचर में लोग अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर और पोर्टेबल फॉर्मेट में ब्लॉकचेन पे मेंटेन कर सकते हैं। मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स, डुप्लीकेट वेरिफिकेशन, डाटा मैनिपुलेशन जैसे इश्यूज रिड्यूस हो जाते हैं। सेकंड, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स। आज भी फेक सर्टिफिकेट्स और वेरिफिकेशन इश्यूज कॉमन है। ब्लॉकचेन पे सर्टिफिकेट्स इम्यूटेबल हो जाते हैं, मतलब एक बार अपलोड हुआ, टैंपर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, पेशेंट्स अपने मेडिकल रिकॉर्ड सिक्योरली मैनेज कर सकते हैं। रियल एस्टेट टोकनाइजेशन। इमेजिन करो एक एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी को फ्रैक्शंस में डिवाइड करके डिजिटल ओनरशिप पॉसिबल हो। ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। और सप्लाई चेन ट्रैकिंग, प्रोडक्ट्स कहाँ से आए, कैसे मूव हुए, ओरिजिनल है या फेक, सब ट्रांसपेरेंट ट्रैक हो सकता है। इंश्योरेंस ऑटोमेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस कंप्लीट होते ही ऑटोमेटिक क्लेम प्रोसेसिंग पॉसिबल बना सकते हैं। एनएफटी टिकटिंग, फेक टिकट्स और ब्लैक मार्केटिंग रिड्यूस करने में हेल्प मिल सकती है। कार्बन ट्रैकिंग, चैरिटी ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइज्ड सोशल प्लेटफॉर्म, ये सब ब्लॉकचेन एडॉप्शन के रियल फ्यूचर डायरेक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमएसटी ब्लॉकचेन ईवीएम कंपैटिबल आर्किटेक्चर मेंशन करता है और उस पे ऑलरेडी बन चुका है। इसका मीनिंग क्या है? इथेरियम बेस्ड एप्लीकेशंस और इकोसिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशंस इजियर हो जाते हैं। इसीलिए ब्लॉकचेन को लोग सिर्फ कॉइन सिस्टम नहीं बोलते, ये फ्यूचर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी बन सकता है। और याद रखिए, जब टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करती है, तब उसका एडॉप्शन नेक्स्ट लेवल पे जाता है।
इसी वजह से बाई 2030 तक हमारा आज जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, हम सब लोग अर्न कर रहे हैं एमएसटी, उसका प्राइस कितना हो सकता है एज पर ऑन चेन ट्रांजैक्शंस। जब हमारे ब्लॉकचेन पे इतने ढेर सारे प्रोजेक्ट्स लाइव होंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे। वो ट्रांजैक्शन के वजह से आज जो मैं आपको प्राइस एप्रिसिएशन दिखाने वाला हूं वो संभव हो सकता है, राइट। देखिए, अगर आपके पास 2030 तक कम से कम 10,000 एमएसटी भी अर्न कर लिए तो $5 का प्रोजेक्टेड वैल्यू समझो, उसका मतलब 2030 में उसका वैल्यू $5 बन गया एक एमएसटी का। तो कितना होगा आपके पास? $50,000। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप आईएनआर में उसको स्वैप करते हैं तो लगभग 40 से 50 लाख रुपया आप अर्न कर सकते हो, केवल 10,000 कॉइन्स आपके पास अगर है तो। वही अगर 25,000 एमएसटी आपके पास हैं तो अगर समझो उसका वैल्यू 5.5 डॉलर बन गया तो नियरली $1,37,500 हो जाएंगे। तो उसका मतलब क्या है? आपके पास 1 करोड़ से भी ज्यादा अर्निंग आएगा आपके पास इंडियन रुपीस में। और 50,000 कॉइन आपके पास है। ये 50,000 कॉइन बहुत सारे लोगों के पास है ऑलरेडी। जो लोग 10, 20, 30, 100 ले चुके हैं उनके पास लाखों का कॉइन्स भी है। अभी भी हमारे पास वक्त है इतने कॉइन्स अर्न करने का, बाय परचेजिंग मोर फ्रैक्शंस। तो अगर 50,000 कॉइन आपके पास पड़े हैं, 2030 तक कमा चुके हैं, या आप फ्रैक्शंस लेके अर्न कर सकते हो, या किसी और के पास कॉइन्स को खरीद के आपके पास रख सकते हो, जैसे भी हो। आपके पास अगर 50,000 कॉइन है तो लगभग उसका वैल्यू $6 है समझो 2030 में। तो कितना बनता है? $3 लाख। उसका मतलब क्या हुआ? 2.5 to 3 करोड़ आपके पास होगा। ये जस्ट एक प्रोजेक्शन वैल्यूज है, इससे ज्यादा भी हो सकता है लगभग, या उससे भी कम भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 1 करोड़ तो कमाएंगे। तो सोचिए दोस्तों, आपके पास अभी भी इतना अच्छा मौका है ओनरशिप लेने का, और एक इंडिया का लेयर 1, एक लीगल कंप्लेंट्स पे चलने वाला ब्लॉकचेन के ऊपर वैलिडेटर नोड बनने का, राइट। और अब प्रेजेंटेशन के फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पे आते हैं। द चॉइस इज यूवर्स। दोस्तों, टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन बार बार नहीं आते। इंटरनेट रेवोल्यूशन एक बार आया, मोबाइल रेवोल्यूशन एक बार आया, एआई रेवोल्यूशन अब चल रहा है, और ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन भी अपना स्पेस बिल्ड कर रहा है। क्वेश्चन ये नहीं है कि फ्यूचर डिजिटल होगा या नहीं। क्वेश्चन ये है, हम उस फ्यूचर का सिर्फ यूज करेंगे या उसमें ओनरशिप भी लेंगे। आज हम एक ऐसे फेज में हैं जहां कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अभी भी पॉसिबल है। कल हो सकता है स्केर्सिटी ज्यादा हो, कंपटीशन ज्यादा हो, एंट्री डिफिकल्ट हो। इसीलिए हर इंसान को खुद डिसाइड करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना है या पोजीशन बिल्ड करनी है, वेट करना है या फ्यूचर को अर्ली समझना है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, रिस्क सिर्फ एक्शन में नहीं होता, कभी कभी बिगेस्ट रिस्क होता है राइट अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देना। आज का सेशन सिर्फ अर्निंग डिस्कशन नहीं था, ये फ्यूचर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्केर्सिटी मैकेनिक्स और लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग को समझने का सेशन था। अगर आपको इकोसिस्टम इंटरेस्टिंग लगा तो अपने इन्वाइटर से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एमएसटी के वैलिडेटर हो और ज़्यादा फ्रैक्शंस ले सकते हैं, सेटअप और वैलेट इंटीग्रेशन प्रोसेस समझ सकते हैं। और एंड में बस एक लाइन, फ्यूचर उन लोगों का होता है जो चेंज आने का वेट नहीं करते, चेंज को अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। थैंक यू सुकुर शेख जी। और आज का सेशन